स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम पॉलिटी के मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं 12 से 36 जो कि हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ टॉपिक हैं जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, उद्देशिका हो गया, प्रस्तावना, ये सभी टॉपिक जो हैं पॉलिटी में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इसलिए जो है हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी हैं उसको करवा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। तो आज हम करवा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, आगे हम डीपीएसपी करवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आज का देखते हैं इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हैं ये किस भाग में है मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 12 से 35 आर्टिकल तक हैं। 12 से 35 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, वर्णित हैं और भारत के नागरिकों को लोकतांत्रिक ढंग से जीने की इसमें गारंटी ये देते हैं। यह जो है स्वतः लागू हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका आर्टिकल नंबर 12 में क्या लिखा है। तो 12 में जो है आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में क्या दिया है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य में क्या क्या आते हैं इसको देखते हैं। जो राज्य की परिभाषा है उसमें क्या क्या आते हैं उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बनने की बहुत ही चांसेस दिख रहे हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि राज्य में निम्नलिखित संस्थाएं आती हैं, जैसे कि भारत सरकार और संसद। भारत सरकार और संसद आती है, और उसके बाद राज्य सरकार और विधानमंडल, ये सभी किस में आते हैं, तो ये राज्य में आते हैं, जो परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। उसके बाद जो स्थानीय संस्थान जो हैं ये भी राज्य में आते हैं, जिसमें नगर पालिका हो गई, पंचायतें हो गई, ये सभी। उसके बाद वह संस्थाएं जो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, वह संस्थाएं जो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं वो सभी राज्य की परिभाषा में आती हैं। अब देखते हैं कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन यदि इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है तो वह न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यही इसमें परिभाषा दी गई है कि अगर जैसे कि इसमें हो गया भारत सरकार, संसद और राज्य सरकार और विधानमंडल और स्थानीय संस्थाएं जो कि नगर पालिका, पंचायतें हैं ये, और उसके बाद एक ये भी हो सकता है जो संस्था जो है भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित हो। इस तरह से अगर कोई भी ये संस्थाएँ किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो ये जो है डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हैं, तो जिसके भी मौलिक अधिकार का हनन होता है वो डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट इसमें याचिका दायर की जाएगी क्योंकि ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 13 में क्या है। तो आर्टिकल नंबर 13 में कानूनों की असंगति दी है, कानूनों की असंगति आर्टिकल नंबर 13 में। अब देखते हैं इसमें क्या है कानूनों की असंगति में। तो कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है शून्य होगा। अगर कोई भी कानून जैसे कि कानून बना दिया जाता है और ऐसा कानून जो कि मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, जो भी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, अगर इसका हनन करते हैं तो क्या हुआ, तो ये शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत। और उसके बाद में संविधान लागू होने के पूर्व ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं वे अमान्य माने जाएंगे। ये भी कहा गया इसमें कि संविधान लागू होने के पूर्व, मतलब जब संविधान नहीं लागू हुआ तो उसके पहले ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार के विपरीत हैं वो भी अमान्य, इस आर्टिकल के थ्रू अमान्य माने जाएंगे। नेक्स्ट है समानता का अधिकार, किस आर्टिकल में है, तो ये जो है 14 से 18 के बीच में है समानता का अधिकार। और इसमें 14 में क्या है, तो समानता के कानून के समक्ष समानता। इसमें ये है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, उसके बाद कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति और उन लोगों के लिए तो थोड़ी छूट है, अलग से है, लेकिन कानून के समक्ष समानता सभी, मतलब सबके लिए कानून समान है। सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और समान का संरक्षण का अधिकार दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, भेदभाव का निषेध है। ये अब मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है इसमें क्योंकि इसमें अधिकतर फैक्चुअल पूछा जाता है, तो हमको ज़्यादा डिटेल्स से तो पढ़ना है, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन इसमें ये बताया हम लोगों का ये पर्पज़ है कि जो भी आर्टिकल है वो आप लोग एकदम याद रखें कि जो है कानून के समक्ष समानता किस में है, तो आर्टिकल नंबर 14 में है। और आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, 15 में तो भेदभाव
का निषेध है इसमें, जैसे कि राज्य जो होगा धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी अगर किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, जन्मस्थान कहीं भी हो उसका, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 15 के तहत। नेक्स्ट है कि महिला, बच्चे और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ऐसा कहा भी गया है क्योंकि ये सब किस में आते हैं? एक्सेप्शनल में आते हैं। ये सब अपवाद के रूप में आते हैं कि ये सरकार क्या कर सकती है कि इन लोगों के लिए अलग से विशेष प्रावधान कर सकती है कि जो पिछड़े रह गए हैं, जैसे SC ST हो गए और महिलाएं हो गई, ये लोग जो पिछड़े वर्ग हैं उनको जो है उनके लिए संरक्षण दिया जा सकता है, विशेष प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 16 में है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। सभी को जो है रोजगार में समानता दी गई है। सार्वजनिक कोई भी रोजगार सरकार के द्वारा जो भी सार्वजनिक जिसको बोलते हैं वो अगर रोजगार है तो सभी के लिए है और सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेगा। फिर आर्टिकल नंबर 16 का तो 16 का क्लॉज 4 है में लिखा है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है। इसमें कुछ चीज़ें अपवाद के रूप में हैं कि हमको आरक्षण जो दिया गया ये सभी अपवाद दी हैं क्योंकि ये हमको उसमें थोड़ा लिबरल बनाते हैं कि जो है हम इनको छूट दे रहे हैं। तो ये है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत इसमें है कि मतलब जो भेदभाव पहले होते थे SC ST के साथ में, छुआछूत का वो होता था कि मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उनको कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर उनको साथ में नहीं बिठाया जाता था और जिस सड़क सब बोलते हैं कि जिस सड़क से जाते थे उनको इतना छुआछूत माना जाता था कि उस सड़क को लोग छोड़ देते थे। तो ये सभी इसका अंत किया गया है किसमें? संविधान में आर्टिकल बना करके। इसमें जो है कौन सा आर्टिकल है? तो ये 17 है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को क्या घोषित किया गया? अपराध घोषित किया गया। अगर कोई जो है जाति सूचक गालियाँ वगैरह जो दे देते हैं इससे भी अपराध है कि अगर आप गाली भी देता है कोई तब भी आपको कानूनी मतलब कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर सेवा या स्थान से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? तो इसमें उपाधियों का अंत। जैसे पहले उपाधि क्या दी जाती थी लोगों को? राजा महाराजा की उपाधि जो दी जाती थी, राजा महाराजा की, वो उपाधि जो है अब नहीं दी जाएगी। इसमें अंत कर दिया गया। राजा महाराजा की उपाधियों का अंत कर दिया गया। किसमें है ये? अनुच्छेद 18 में दिया गया है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, केवल सैन्य या शैक्षणिक उपाधियाँ दी जा सकती हैं। और जैसे भारत रत्न या डॉक्टर स्वीकार है पर सर, रॉयल जैसे उपाधियाँ निषिद्ध हैं। जैसे भारत रत्न वगैरह जो भी जो पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब जो दिए जाते हैं तो ये सब उपाधियाँ नहीं मानी जाती। ये सब क्या मानी जाती हैं? ये सब पुरस्कार माने जाते हैं। तो ये सब स्वीकार है। भारत रत्न भी स्वीकार है, डॉक्टर लगा लेता कोई वो भी स्वीकार है, लेकिन सर, कोई रॉयल, ये सभी उपाधियाँ निषिद्ध है, मतलब कि प्रतिबंधित हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये किस आर्टिकल में है? तो ये 19 से लेकर के 22 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19 आर्टिकल 19 में क्या कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। ये भी पूछा जा सकता है। इसमें क्लॉज वाइज ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि अब जानते हैं सबको कि ऊपर का तो सबको याद हो गया है, तो इसमें अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहले 19(1) में ए में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद 2 में है शांतिपूर्ण रूप से सभा करने का अधिकार, कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी दे रहा है तो उसका अधिकार है, आप दे सकते हैं। उसमें शोर शराबा और किसी सार्वजनिक तोड़ फोड़ मत करिए, ये सब नहीं करना है, आप शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार ये किस में है? तो ये 19(3) में है। उसके बाद 4 में क्या है? देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। उसके बाद 5वां है भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। 6ठा है कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। और इसके बाद ये सभी क्या हो गए? ये सभी 19 उस जो आर्टिकल 19 है उसमें ये सभी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और इसके बाद इसमें दिया गया है कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ किसको प्राप्त हैं? जो कि सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इसमें से कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, तो देख लेते हैं। तो इसमें है 15, आर्टिकल नंबर 15
फिर 16, फिर है 19, फिर है 29, फिर है 30। ये 1 2 3 4 5 आर्टिकल जो कि सिर्फ किसके लिए हैं, तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 में क्या है। तो इसमें दोष सिद्धि के पश्चात संरक्षण दिया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं होगा। मतलब इसीलिए दोष सिद्धि के पश्चात संरक्षण दिया गया है, जिसको डबल जियोपार्डी कहते हैं, कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, दंडित नहीं किया जाएगा। स्वयं को दोषी मानने को बाध्य नहीं किया जाए, भी नहीं कि आप ये मतलब उसको फोर्स किया जाए कि तुम बोलो कि तुम दोषी हो, तुम दोषी, ऐसा भी नहीं किया जाएगा। स्वयं को जो है दोषी मानने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि अपराध के समय जो कानून नहीं था उसके अनुसार दंड नहीं होगा। मतलब अपराध के समय जो कानून नहीं था उसके अनुसार उसको दंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अधिकार की बातें की गई हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसमें कहा गया है। और यह अब जीवन की गरिमा से भी जुड़ गया है, जिसमें शामिल है, इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि सब आर्टिकल्स में दी गई हैं, जैसे कि निजी गोपनीयता, स्वच्छ पर्यावरण, फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सभी किस में शामिल हैं? ये सभी आर्टिकल 21 के थ्रू आते हैं। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया इसको, तो इसको 86 संविधान संशोधन करके 2002 में इसको लाया गया, और इसमें शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया, तो मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 2002 में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो 86 नंबर का जो है अमेंडमेंट करके, तो इसको आर्टिकल 21A कहा गया, शिक्षा का अधिकार। इसमें है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और इसको नीचे दिया गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 में क्या है, तो इसमें गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार है, इसमें यह है कि गिरफ्तारी के समय जो है कारण बताया जाए, और वकील का अधिकार है। उसके बाद 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों में रोकथाम निरोध का भी प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने आर्टिकल से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 23 से 24 तक है। इसमें आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी और बालात श्रम पर रोक लगाया गया है। इसमें जैसे कि बधुआ मजदूरी होती है कि लोग क्या करते थे पहले कि अपने ही घर में उनको रख लेते थे, और वहीं पे खाना पीना दिया, जो भी अपना खाए पिए वहीं अपना काम दिन भर करवाते रहते थे, और पैसे उसके उस हिसाब से नहीं देते थे, तो उसको बधुआ मजदूरी कहते थे। और मानव तस्करी, जो लोग मानव को मतलब तस्करी करते नहीं, बेच देते हैं, तो वो है। और भिक्षावृत्ति, ये सभी पे प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 23 के तहत। उसके बाद है आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर रोक लगाया गया कि जो भी अगर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, वो खतरनाक जो उद्योग है उसमें काम उनसे नहीं लिया जाएगा, इसके लिए वो प्रतिबंधित है 14 से कम आयु के बच्चे को। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक है ये। और इसमें आर्टिकल नंबर 25 में क्या गया है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने का अधिकार है कि कोई भी धर्म कोई अपना सकता है। अगर कोई हिंदू है तो मुस्लिम धर्म, और मुस्लिम है हिंदू, मतलब किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे मान सकते हैं, इसका मतलब प्रचार कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 26 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 26 में है धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता दी गई। इसमें क्या कहा गया है कि धार्मिक संस्थाएं धर्म के अनुसार अपना जो है कार्य कर सकती हैं, ये भी बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 27 में क्या है, तो कर का उपयोग धार्मिक प्रचार में नहीं, मतलब अगर जो कर संग्रह किया जाता है, जो टैक्स वगैरह जो आते हैं, तो वो उसका उपयोग किस में नहीं किया जाएगा, तो वो किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा किसी भी को बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ये धार्मिक प्रचार में कह रहा है इसमें, तो कर का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा।
उसके बाद है किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए कर भुगतान के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। वही किस में कर के लिए आप कर दो इसके लिए, तो उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, इसके लिए आप कर दो। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 28 में क्या है। आर्टिकल नंबर 28 में है धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण लगाया गया है। इसमें सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी अगर सरकार के द्वारा मतलब उसमें अर्ध सरकारी भी है तो उसमें क्या होगा कि उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि वहाँ मुस्लिम है क्या हिंदू है तो वहाँ पर हिंदू की प्रार्थनाएं हों, या उस तरह से नहीं होगा। तो ये इसमें बताया गया आर्टिकल नंबर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता शिक्षा पर नियंत्रण लगाया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि 29 से 30 के मध्य बीच में है। तो आर्टिकल नंबर 29 में क्या है, तो इसमें 29 में संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। उसके बाद है किसी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार इसमें दिया गया है। आर्टिकल नंबर 30 में है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार इसमें दिया गया है। आर्टिकल नंबर 30 में कि इसमें भाषाई, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपने जो शिक्षण संस्थान है उसको स्थापित कर सकते हैं, उनका संचालन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि क्या कहा है अंबेडकर जी ने इसको जो है क्या कहा है ये आर्टिकल नंबर 32 को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल मानते हुए अंबेडकर जी ने आर्टिकल को जो है क्या बोला है, तो आत्मा और हृदय बोला है। संविधान की आत्मा और हृदय बोला है और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल बोला है आर्टिकल 32 को, क्योंकि ये अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है। इसमें है कि यदि किसी को मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, उसके बाद हाई कोर्ट में 226 के तहत हाई कोर्ट वो जा सकता है। और इसमें कोई जो है कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहला है हैबियस कॉर्पस, जिसको कहते हैं सशरीर मतलब पेश करो। दूसरा है मैंडामस, जिसको आदेश करो। उसके बाद है प्रोहिबिशन, जिसको प्रतिषेध बोलते हैं, रोक लगाओ। उसके बाद है ये ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछ ले जाते हैं इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है सर्ट्यूटरी, जिसको है पुनरीक्षण करना। उसके बाद है क्वारंटो, जिसको किस अधिकार से आपने ये किया है। ये सभी जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। तो ये इतने 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। और इसमें देखो नीचे दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 33 से 35 में क्या है, तो क्रियान्वयन और प्रतिबंध इसमें उसके बारे में बताया गया है। इसका विवरण है 33 में संसद जो है सशस्त्र बलों हैं उनके ऊपर अधिकारों में कटौती कर सकता है कि अगर कहीं भी संसद जो सशस्त्र बल रहते हैं, सेनाएं, सैनिक रहते हैं, उनके अधिकारों, मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 34 है कि आपातकालीन स्थिति में अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। किस अधिकारों पर नहीं लगता रोक, तो 20 और 21 को छोड़ करके सभी आर्टिकल अपने आप निलंबित हो सकते हैं या निलंबित किए जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 35 है जो कि लास्ट है, तो इसमें संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है कि संसद जो है इसमें परिवर्तन कर सकता है और इसमें कानून बना सकता है। और इसका निष्कर्ष है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और न्याय की रक्षा करते हैं। ये अधिकार नागरिकों और विदेशी व्यक्तियों और कुछ मामलों में दोनों को प्रदान किए गए हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल किससे रहे, फंडामेंटल राइट से रहे, मौलिक अधिकार से रहे। तो अब अगली वीडियो जो है नीति निर्देशक तत्वों पे होगी, तो आप लोग उसको भी देखिएगा अच्छे से। और ये सभी आर्टिकल आप लोग एकदम जितना हो सके जितना जो है इस आर्टिकल को पूरा अच्छे से याद रहे, एक एक आर्टिकल याद होने चाहिए। ये सभी जो 5 प्रकार की रिट है। और उसके बाद आर्टिकल 34 में, 30 में, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 28 में क्या है, और उसके बाद जो 27 में, 26 में, ये सभी आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बातें की गई हैं। और जो है ये सभी 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। और उसके बाद में 21A पता है, 21A बना है, 21 है,
जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये सभी आर्टिकल आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बन जाते हैं। और मौलिक कर्तव्य हुआ, चाहे मौलिक अधिकार हुआ, चाहे DPSP हुआ, उद्देशिका हुआ, नागरिकता हुआ, ये सभी क्वेश्चन जो इतने से ही क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी से तो बनते ही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये सभी हैं। तो आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।